स्टार्ट विद द एम फेज। हम लोग इंटरफेस के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एम फेज के बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताया है। इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ये आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था और ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है। अब इसको समझना है व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसको मोस्ट ड्रामेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कंपैरेटिवली सेल साइकिल का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फेज रन होता है। जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करी जाए तो एम फेज की जो ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यूक्लियस को डिवाइड करवाना है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करना है, जिसमें 4 स्टेजेस आएंगी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ड्यूरिंग दीज 4 स्टेजेस there are lot of changes in the chromosome movement with respect to chromosomes। तो वो जो सारे चेंजेस हो रहे हैं वो इतनी फास्ट होते हैं, ऐसे लगता है कि सेल ड्रामे कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, राइट। इन एम फेज ऑफ माइटोसिस जो क्रोमोसोम नंबर होता है माइटोसिस की, अगर हम बात करें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, इसीलिए इस डिवीज़न को क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीज़न। इसलिए डिवीज़न का नाम क्या पड़ा है, इक्वेशनल डिवीज़न। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि जैसे कि आपको पता है कि माइटोसिस में या एम फेज में 2 इवेंट्स हो रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो एक्चुअली तो ये सब कुछ हमने अपनी कन्वीनियंस के अनुसार किया है, अपनी सुविधा के अनुसार किया है। फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस के 4 स्टेजेस हैं। अब 4 स्टेजेस जो हैं वो न्यूक्लियर डिवीज़न के हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और इन चारों स्टेजेस में कोई क्लियर कट लाइंस नहीं हम ड्रॉ कर सकते हैं कि मैं ये नहीं बोल सकती कि यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी है कि इसके बाद ये प्रोफेज खत्म हो गया, यहाँ से मेटाफेज शुरू हो गया। जैसे प्रोफेज, मेटाफेज में, एनाफेज में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, लेकिन ये बात याद रहे, कई बार एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइंस के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो ये बात याद रहनी है, क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। तो क्लियर कट लाइंस चारों स्टेजेस के बीच में ड्रॉ नहीं हो सकती हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, फिर नाम क्यों दिए गए हैं प्रोफेज, मेटाफेज, ये तो हमने अपनी स्टडी को ईजियर बनाने के लिए नाम दिया है, राइट। अब हम कैरियोकाइनेसिस इन डिटेल पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। तो कैरियोकाइनेसिस का ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ, न्यूक्लियस की डिवीज़न, जिसमें 4 स्टेजेस आती हैं जिनका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, राइट। तो हम प्रोफेज से सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। प्रोफेज क्या है, फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब आपने प्रोफेज से पहले इंटरफेज किया था, जिसमें ड्यूरिंग एस फेज आपने पढ़ा था न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स इंटरफेज में बने थे वो कैसे थे, नोट डिस्टिंक्ट। ये एनसीईआरटी के ही वर्ड्स हैं। नोट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नोट क्लियरली विजिबल। यहाँ पे नोट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, नोट क्लियरली विजिबल, कि ये यहाँ पे जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं वो क्लियरली दिखते नहीं हैं, बट दे आर इंटरविंक्ड। इंटरविंक्ड का मतलब क्या होता है कि आपस में उलझे रहते हैं, दिखेंगे नहीं बट आपस में उलझे हुए हैं, कॉइल्ड हैं या टैंगल्ड हैं, राइट। फिर प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं। प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसको पढ़ने के लिए हमने फिर आगे अपनी सुविधा के अनुसार प्रोफेज को डिवाइड कर दिया है अर्ली प्रोफेज में एंड लेट प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज की बात करी जाए तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, इनिशिएशन होती है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स। क्रोमोसोमल मटेरियल्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिकली साथ साथ समझते हैं।
सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है एंड दीज आर सेंट्रियोल्स, राइट। तो इनिशियली क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट हो रहा है। क्रोमैटिन मटेरियल इससे कंडेंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और एक बॉल जैसा बन जाता है, उनकी बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है इसको हम कहते हैं बॉल ऑफ वूल। और ये जो ऐसे ऊन के गोले की तरह क्रोमोसोम्स जब क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हुए हैं तो इसको हम नाम देते हैं स्पायरीन स्टेज। इसको इनिशियली हमने नाम क्या दिया यहाँ पे, स्पायरीन स्टेज, राइट। क्रोमोसोम मटेरियल्स ने इनिशियली क्या शुरू किया, कंडेंसेशन। तो ये हमारा कंडेंसेशन को एक्सप्लेन कर रहा है डायग्राम। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये आपकी सिली मिस्टेक बनती है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो हो सकती है उस लाइन को मैंने क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्रोमोसोम मटेरियल्स बिकम्स अनटेंगल्ड। जब कंडेंस हो रहे हैं तो होना तो टेंगल चाहिए था, ये बहुत कॉमन गलती होती है। अनटेंगल्ड यहाँ पे लिखा है, तो अनटेंगल का मतलब क्या होता है, अनटेंगल्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज, अनटेंगल मीन्स फ्री फ्रॉम ट्विस्टेड स्टेट, कि जो उसकी ट्विस्टिंग मैनर है वो आप पहले ट्विस्ट था, अब वो अनटेंगल हो गया, मतलब कि वो फ्री हो गया है। क्रोमोसोमल मटेरियल्स जो अनटेंगल हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, तो वाई दे आर गेटिंग अनटेंगल्ड, इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पे। वाई क्रोमोसोम मटेरियल gets untangled during condensation in prophase stage। ये क्रोमोसोम मटेरियल्स यहाँ पे अनटेंगल्ड क्यों हुए हैं, तो उसका रीज़न होता है कि ड्यूरिंग इंटरफेस जब क्रोमोसोम्स को देखा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड स्टेज में होते हैं। और यहाँ पे इंटरफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लूज थ्रेड्स की तरह नज़र आते हैं। यू कैन से इन इंटरफेस chromatin fibers are like loose threads and they spread throughout the nucleus in very tangled and unorganized way।
ड्यूरिंग इंटरफेस जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, टैंगल्ड हैं। तो जब कंडेंसेशन शुरू होता है, व्हेन कंडेंसेशन बिगिंस, when condensation begins, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्रोमैटिन्स जो हैं, क्रोमैटिन fibers gets untangled to organize जेनेटिक मटेरियल, ताकि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है फर्दर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो जाए। इसलिए तो वो पहले अनटैंगल्ड होते हैं ताकि दोबारा से सही तरीके से कंडेंस हो सके। राइट? फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो अनटैंगलिंग हुई है वो किस वजह से हुई है, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है डीएनए की, so that accurate distribution of DNA occurs। अगर लेट से ये अनटेंगलिंग नहीं होती, if DNA remains tangled, अगर वो tangled रहेगा तो क्या हो सकता है, it can break डीएनए के मॉलिक्यूल्स, जब क्रोमैटिन फाइबर्स वहाँ पे टूटने शुरू हो जाएंगे, और कैन बी डिवाइडेड अनइक्वल, और जब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी हो जाएगी, अनइक्वल। राइट? तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ कि क्रोमोसोमल मटेरियल्स क्या होते हैं, अनटैंगल्ड होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर। अनटैंगलिंग क्यों होती है वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया आपको। एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग प्रोफेज जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। और कैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, वन क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जो कि जुड़ी होती हैं एट अ कॉमन पॉइंट, दैट इज़ नोन एज सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हमारे पास ये चेंजेस आए हैं, और इनिशियली जब क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए हैं, कंडेंस होने के बाद ये तो इनिशियल था, उसके बाद हमें क्या नज़र आएगा, इसके अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो क्रोमैटिड्स की तरह हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिड्स की फॉर्म में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। राइट? फिर उसके बाद और इसको क्लियरली आगे समझने के लिए हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इसको मिड प्रोफेज। वैसे तो एनसीईआरटी में सिर्फ अर्ली एंड लेट प्रोफेज में ही डिवाइड किया है, बट हमने एक एक स्टेप को क्लियरली समझने के लिए आगे डिवाइड कर दिया मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम क्या था, ऑर्गेनेली जिसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करती है, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करती है। तो देन वी कैन से, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पोलवर्ड
मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स। जब फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्रोमाटिन्स से क्रोमैटिड्स दिखनी शुरू हो गई थी, जो क्रोमोसोम्स हैं विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस तरीके से हमने बना दिए। और यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम है जिसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना शुरू होते हैं। जब स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना शुरू होते हैं तो इसको हम कहते हैं एस्टर बनना शुरू हो गया है। तो इट स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। उसके बाद धीरे धीरे ये एस्ट्रल रेज ग्रो करेंगी। यहाँ पे धीरे धीरे जो सेंट्रियोल्स हैं वो मूव करते जाएंगे टुवर्ड्स द पोल्स। ये जो एस्टर है इससे एस्ट्रल रेज आ रही हैं जो कि माइटोटिक स्पिंडल बनाने में हेल्प करेंगी। दीज आर द एस्ट्रल रेज। फॉर्म्स माइटोटिक स्पिंडल, द माइटोटिक apparatus। माइटोटिक apparatus जब बन चुका है तो आफ्टर ऑल स्पिंडल फाइबर्स आ गए हैं और इवेंचुअली जो सेंट्रियोल्स हैं वो पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक स्टेप को समझने के लिए हमने 3 डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये पोल्स हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रल रेज और द स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है सेंट्रियोल्स एट पोल्स। इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। एस्ट्रल रेज ने क्या बनाया था? माइटोटिक apparatus। राइट। तो मिड प्रोफेज के टाइम सेंट्रियोल्स को हमने पोल्स पे भेजा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? एस्टर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, सेंट्रियोल्स कहाँ मूव करते हैं? टुवर्ड्स द पोल एंड माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो गए हैं। माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होता है। अब बात करी जाए कि प्लांट्स के पास तो सेंट्रियोल्स होते ही नहीं हैं। प्लांट्स में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट है तो दैट मीन्स एस्टर फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। नो एस्टर विल बी फॉर्म। तो इस टाइप की डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? एनाएस्ट्रल, जिसके अंदर कोई भी एस्टर नहीं बनेगा। इस टाइप की डिवीज़न को क्या बोला जाएगा? एनाएस्ट्रल। राइट। फिर एनिमल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। कितने सेंट्रियोल्स होते हैं टोटल? 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं। दैट मीन्स एक
सेंट्रियोल से एक एस्टर बना, तो 1 पेयर से कितने एस्टर बने? 2 एस्टर्स। और इस टाइप की डिवीज़न को हम बोलते हैं एम्फी एस्टर। एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ। सो डिवीज़न का नाम क्या पड़ा है यहाँ पे? एम्फी एस्टर, राइट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एनास्ट्रल डिवीज़न कहाँ होती है? एनास्ट्रल डिवीज़न कहाँ पे हुआ है? प्लांट्स में। और एम्फीएस्ट्रल डिवीज़न कहाँ हुआ है? एनिमल्स में, राइट। दीज आर द 2 important questions that can be asked in your NEET एग्जाम। फिर आता है हमारे पास इसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको बताया है। फ्रॉम एस्टर्स स्पिंडल फाइबर्स बाहर आते हैं, जो कि क्रोमोसोम मूवमेंट्स को गाइड करेंगे लेटर। एंड जो फाइबर्स हैं वो आके क्रोमोसोम्स में कहाँ जुड़ते हैं? काइनेटोकोर्स। ये आपने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इट इज़ द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं नियर टू द सेंट्रोमियर्स। फिर आता है हमारे पास अर्ली प्रोफेज के बाद लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाती हैं। वाइट डिसअपियर्स क्योंकि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसका रीज़न ये बनेगा क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक कर जाता है। अगर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक करेगा तो न्यूक्लियस के जो कंटेंट हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, वो सारे आके साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर हो जाते हैं। एंड मीनवाइल जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होना शुरू होगा, जिसके लिए एनसीईआरटी ने जो टर्म यूज़ किया दैट इज डिसइंटीग्रेशन। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, डिसइंटीग्रेशन। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे प्रोफेज का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। एंड आफ्टर प्रोफेज मेटाफेज आता है, बट मेटाफेज में जाने से पहले भी हम एक फेज पढ़ते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज और प्रो मेटाफेज। मेटा से जस्ट पहले जो चेंजेस होंगे उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज। तो हमारे पास ऑलरेडी जितना हमने अभी चीज़ें पढ़ी हैं, तो यहाँ पे एक फाइनल डायग्राम बना लेते हैं इसका, जिसमें लेट प्रोफेज का भी कवर अप हो जाएगा। अभी तक हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंप्लीट दिखाया था, अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक रोटेड फॉर्म में बना देते हैं, दैट शोज डिसइंटीग्रेशन। राइट, दिस इज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। अर्ली प्रोफेज, यहाँ पे आपको कंडेंसेशन और क्रोमैटिन्स दिखाई हुई हैं, और यहाँ पे लेट प्रोफेज के अंदर डिसइंटीग्रेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, इस डायग्राम में डिसइंटीग्रेशन नहीं है और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन बहुत क्लियर दिखाया है। फिर यहाँ पे क्रोमैटिड्स को भी बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है। तो दिस इज़ योर एनसीईआरटी डायग्राम।